अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पेरियोडिक टेबल की पढ़ ली थी। आज उसमें ही एक आपके पेरियोडिक टेबल में वाले चैप्टर में भी, ये जो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है उसमें भी ये टॉपिक है, और जो फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर है उसमें भी ये टॉपिक आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं। आपको पहले भी बताया था कि वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल हम उस शेल को कहते हैं जो सबसे बाहर होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो शेल्स होते हैं ना, कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस होता है। ये फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस के बाद ये शेल्स होते हैं। ठीक है। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के बाद शेल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये जो है ये वैलेंस शेल है, ये सबसे बाहर है। आप इसमें कह रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, और इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या करना, ये वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो वैलेंस शेल में से हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। ये 3 है, हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। अब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकल जाएगा, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये जो एनर्जी है इसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इससे पता क्या चला कि कोई भी गैसियस एटम है, ये ज़हन में रखना है, कोई गैसियस एटम है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं वो मैग्नीशियम है, Mgm मैग्नीशियम, ये आपके पास कोई गैसियस एटम है। अब आपने क्या करना है, इसके वैलेंस शेल से आपने क्या करना है, एक जो आपने इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है, रिमूव करना है। अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो पता क्या चला कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम भी आप कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, इसके वैलेंस शेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता है ये चीज ज़हन में रखनी। आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और नेगेटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन ये निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए थी। वो हमने कितनी एनर्जी इसको दी है, वो हमने डेल्टा H इज इक्वल टू 438। ये आपने क्या किया, आप इतनी हमने इसको क्या किया है, एनर्जी दी। ठीक है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे आपके पास ये जो एनर्जी है ये है 738 किलो जूल पर मोल। ये इतनी एनर्जी अगर आप मैग्नीशियम के एटम को देंगे तो इसमें से आप एक जो इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको आप यहां से निकाल सकते हैं। तो हमें पता चला कि वो कम से कम एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का एक और चीज भी है।
अगर हम फॉर एग्जांपल हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, हम चाहते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें। क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहां पे एक टर्म यूज होगी, वो टर्म क्या यूज होगी? यहां पे हमने ये पढ़ा है, पहले तो हमने ये पढ़ा कि किसी एटम के वैलेंस शेल, गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, उसको हमने क्या कहा? आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल हमने ली मैग्नीशियम की, कि मैग्नीशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसकी जो एनर्जी चाहिए थी वो हमें कितनी चाहिए थी? 738 किलो जूल पर मोल। ये इतनी एनर्जी इसमें यूज हुई, तब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने क्या, हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें। जो वैलेंस शेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेंगे, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पे इसकी डेफिनेशन में एक जो टर्म आपको बता रहा था वो क्या यूज होगी? वो ये यूज होगी कि किसी मोनो पॉजिटिव एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे देखें, जब इसमें से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक बन गया, ये मोनो पॉजिटिव एटम बन गया। ठीक है, अब जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक हो गया। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए थे उसको हम क्या कहेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अब उसमें क्या होगा? वहां पे क्या आएगा? डाई पॉजिटिव एटम से। क्योंकि क्या होगा, ये आप मैग्नीशियम का ही आप देख लें, यहां पे इसको दोबारा एग्जांपल को अगर हम ऐसे लिखें कि ये हमारे पास मैग्नीशियम प्लस था, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, हमने कहा एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? दो चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गया। अब इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? वो हमें चाहिए थी 1450, डेल्टा एच इज इक्वल टू 1450 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमें चाहिए थी, और तब मैग्नीशियम पॉजिटिव जो आयन था उसमें से एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम ये डाई पॉजिटिव जो हमारे पास बना है एटम, इसमें से अगर निकालेंगे तो इसमें से भी क्या होगा? इसमें निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो इस तरह ये फर्स्ट, थर्ड, सेकंड है, थर्ड आयोनाइजेशन है, सो हम जितने हम निकालते जाएंगे उतनी एनर्जी देते जाएंगे और वो यहां से निकलता जाएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो आपसे ये पूछते हैं कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है? कि ये क्यों ज्यादा हायर है? ठीक है, जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है? तो इसकी रीजन आपने बतानी है कि ये फॉर एग्जांपल कोई एटम था, उसका ये न्यूक्लियस है, और ये फॉर एग्जांपल उसका वैलेंस शेल था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे। आप ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको निकालने के लिए हमें लो एनर्जी चाहिए थी, कम एनर्जी चाहिए थी।
जब पहला इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो उसके लिए लो एनर्जी थे, लेकिन ये जो बाकी अब दो बचे हैं, एक हमने निकाल लिया, बाकी दो बच गए, अब इन पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा हो जाती, वो क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती, जिसकी वजह से इसको निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होती, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, कम। जैसे हमने पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम था, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी थी, 738, दूसरा कितनी थी, 1450 थी। तो इस तरह ये एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर हम अब यहां से तीसरा निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो और ज्यादा होगी। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे ये इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, क्या चीजें जो इसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। जो पहला इफेक्ट है वो आपके पास, यहाँ पे हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज क्या है कि एटॉमिक साइज इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या है, इनवर्सली का आप जानते हैं कि अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी ज्यादा होगी, अगर दूसरी ज्यादा होती तो वो क्या होगी, कम होगी। अब एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब इसको आप ये समझ लें, यहाँ पे ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये देखें छोटा सा कोई एक एटम है, ठीक है। अब यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि जो वैलेंस शेल है वो उसके बहुत करीब है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से अगर तो एटम का साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर एटम का साइज, ये आपके पास एटम है, ये उसका साइज है, ये देखें यहाँ पे अब क्या है कि वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर है, फार अवे है, ठीक है, दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें, अगर हमने यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको आसानी से निकाल लेंगे। तो हमें पता चला कि अगर एटम का साइज कम होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। अगर न्यूक्लियस का साइज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे क्या होगी, कम होगी, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ये पहला फैक्टर तो हमने पढ़ लिया कि एटॉमिक साइज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो आपके पास आता है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, ये बात आपको समझ लग जाएगी। नंबर ऑफ शेल्स, अगर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई एटम है, ये फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियस है किसी एटम का, अब इसके अंदर ये सिर्फ 2 शेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, अब इसका तो वैलेंस शेल यही है क्योंकि सबसे बाहर ये है। अब न्यूक्लियस के ये बहुत करीब है, अगर नंबर ऑफ शेल्स कम है तो ये न्यूक्लियस के क्या बहुत ज्यादा करीब है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। आपने कहना है अगर नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। बिल्कुल, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर के इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं, ये फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शेल्स काफी ज्यादा हैं, अगर ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी, कम होगी, लो होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो ये चीज हमें पता चली कि अगर तो नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। और अगर शेल ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
तो ये चीज होगी कि फैक्टर दूसरा जो हमारे पास था वो था नंबर ऑफ शेल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वो हमने देख लिया। तीसरा जो हमारे पास लास्ट आता है वो आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, ठीक है। ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं, ठीक है। इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, सब में इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, मतलब इस पे इसकी अट्रैक्शन होती है। ये जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे? पहला इफेक्ट तो ये है, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल हाई होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसने बड़ा मजबूती से इसको अट्रैक्ट किया होगा, तो यहाँ पे आप इजीली समझ जाएंगे पहले दो फैक्टर पढ़ के कि अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज वाला है ना, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये चीजें हमें समझ में लगी हैं कि तीन फैक्टर है। पहला हमने पढ़ा एटॉमिक साइज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। एटम का साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एटम का साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फिर नंबर ऑफ शेल्स हैं, उनमें हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ शेल अगर कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लास्ट हमने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज कि अगर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, कम है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक टॉपिक था। इसमें उम्मीद है आपको सारी चीजों की समझ लग गई होगी। यहाँ पे एक और चीज आती है, यहाँ पे आपसे वो ट्रेंड पूछते हैं कि हमने पेरियोडिक टेबल में ये पढ़ना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है या कम होती है, या ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। पेरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, तो पहले हम पीरियड में पढ़ लेते हैं। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पीरियड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड हमने पढ़ा था। अब पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये इंक्रीज होती है। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है, इसका मतलब ये है कि एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। आपने ये कहना है, इसको आप लो कह लें या डिक्रीज कह लें, कि एटम का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमने पढ़ा था एटम का साइज अगर कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। एटम का साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो अगर आपसे वो पूछे कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है या ज्यादा, तो आपने कहना है पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एटम का जो साइज है पीरियड के अंदर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एटम का जो साइज है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पीरियड के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब एटम का साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसको अगर हम दूसरी साइड पे देखें, अगर हमारे पास ग्रुप वाला सीन है, अब आपसे पूछ लेते हैं कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है, क्या चीज है। ग्रुप आपको पता है वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो आपने कहना है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप,
जो आयन एटम का साइज है ना वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम में एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमने पहले फैक्टर्स में पढ़ लिया है कि अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो आपको पता है कि साइज ज्यादा होगा, उस वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कम होगी जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एटम का साइज अगर ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर एटम का साइज कम होगा, जैसे पीरियड में पढ़ा है, तो फिर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये एक टॉपिक था आयोनाइजेशन एनर्जी का। उम्मीद है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी कोई इशू है तो वो आपने जरूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।